तो viewers, we are live on YouTube with a very informative session on PPSC lecturer biology and zoology preparation. बस अभी पार्टिसिपेंट्स का वेट है। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। इस वक्त एट अ टाइम हम जूम पे भी और यूट्यूब दोनों पे लाइव हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस आप चाहे तो यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर लें। यूट्यूब की ऑडियंस मेरी यहाँ बैठी हुई है और जूम की ऑडियंस यहाँ पे है। तो जैसे आपको फिजिबल लगे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जूम की ऑडियंस को भी मैं वेलकम करने जा रहा हूँ अभी। जूम पे भी हमारे पास 6 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक ये मैं कुछ ज़रूरी सेटिंग्स निपटा लूँ। जी मेरी तरफ से ऑल डन। बस पार्टिसिपेंट्स का कुछ वेट करते हैं, फिर हम एग्जैक्ट 2 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हुए, कुछ हमारे पास यूट्यूब पे इधर पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और कुछ जो है वो जूम पे हैं। तो दोनों तरफ इंशाल्लाह बड़ा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होगी। और आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो जूम वाले जो है ये पर्सनल चैट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यूट्यूब जो है वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बल्कि कमेंट्स में अपनी बताएं, अपनी प्रेजेंस शो करवाएं। क्या आप लोगों को आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है, ख़ास तौर पे यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब स्ट्रीमिंग जो है वो एक बड़ा प्रीलिमिनरी सा सेटअप है मेरे पास। यूट्यूब की स्ट्रीमिंग जो है वो मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे लैगी होगी। तो यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं वो लाजमी बताएं आपको आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है। जूम पे तो ठीक होता है, मैं ऑनलाइन क्लासेस में चेक किया है। जूम पे तो क्वालिटी आमतौर पे ठीक होती है। चलिए जी, लास्ट मिनट है वेट का, इसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आवाज़ चेक करें ज़रा, ठीक आ रही है आपको? ऐसा करूँगा मैं, ये बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी। जूम पे हमारे पास क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती है 40 मिनट्स की, तो अभी से मैं इसको फिर स्टार्ट करता हूँ। यूट्यूब पे तो हमारे पास अनलिमिटेड टाइम में बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा दूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ नईम अहमद और मैं लेक्चरर हूं इन बायोलॉजी इधर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद में। तो क्वालिफिकेशन मेरी है एमएससी एंड एमफिल इन जोलॉजी। यूट्यूब के व्यूवर्स को भी बता दूं, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। एमएससी मैंने 2008 से 10 वाले सेशन में कंप्लीट की थी। तकरीबन मई 2011 में डिग्री जो है हमारी, या हमारा रिजल्ट जो है वो फाइनली नोटिफाई हुआ। इसके बाद 12 से 14 वाले सेशन में मैंने एमफिल कंप्लीट किया और मेरी जो सिलेक्शन है एज अ लेक्चरर इन बायोलॉजी ये 2015 में हुई। तो मैं क्यों आपको गाइड करने के लिए, मैं अपने आप को क्यों समझता हूँ कि मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ बाकियों से। बाकी भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ये सेशन रखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स मैंने भी आपकी तरह ज्वाइन किए हुए हैं जोलॉजी से, बायोलॉजी से रिलेटेड। तो रोज़ाना कोई ना कोई पोस्ट आ रही होती हैं, जो मैंने 2-4 लिखी हैं। तो रोज़ाना पोस्ट आ रही होती हैं कि हमें लेक्चरर बायोलॉजी या जोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए कोई तरीका बता दें, हमें कोई बुक्स रिकमेंड कर दें, हमें सिलेबस बता दें। और इनमें से कुछ फ़नी पोस्ट भी होती हैं। कहते हैं जी कोई अगर डेली कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें डेली बायोलॉजी से रिलेटेड क्विज़ हो, मैंने प्रिपरेशन करनी है। तो ये मुझे बड़ा फ़नी लगता है कि व्हाट्सएप के ग्रुप से क्विज़ पढ़ के आप कौन सी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना दें प्रिपरेशन से रिलेटेड।
तो इस तरह से मैंने देखा कि जो हमारे जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ख़ास तौर पे, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। वो बड़े डेस्परेट हैं कि किसी ना किसी तरह हम ये जॉब जो है इसको सिक्योर कर लें। तो उनको मैं कोशिश करूँगा कि एक सीधी राह पे चला सकूँ जिसको फॉलो करते हुए वो प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। मैं अपना बताता चलूँ, मई 2011 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। उसके तकरीबन कुछ मंथ्स बाद ही 2012 में पहली रिक्रूटमेंट आई। मिशन के बाद मेरी एमएससी के बाद जो पहली रिक्रूटमेंट है 2012 में हुई थी। वहाँ पे मैंने लेक्चरर इन बायोलॉजी और जोलॉजी दोनों में अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों टेस्ट क्लियर थे। तब मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं भी आपकी तरह एक फ्रेश ग्रेजुएट था, मुझे भी अपनी एबिलिटीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि मैं टेस्ट क्लियर कर पाऊँगा या नहीं। फिर इसी तरह 2013 में एसएस बायोलॉजी वो टेस्ट भी मैंने क्लियर किया, इंटरव्यू दिया। 2015 में बायोलॉजी और जोलॉजी दोनों टेस्ट क्लियर किए, दोनों के इंटरव्यू दिए। अच्छा, ऐसे होता था 2012 में, अब तो बड़ा कह लें कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है ना कि आपके रिजल्ट्स आपको बता, इतने आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इतने आपके रिटर्न। 2012 में कुछ नहीं पता था, बस ये था आप सिलेक्ट हैं, आप रिजेक्ट हैं, आपका रिजल्ट क्या है, आपने रिटर्न में क्या स्कोर किया है, इंटरव्यू आपका कैसा रहा है, कुछ नहीं बताया जाता था। 2015 में फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हुई। 2015 के रिजल्ट कुछ इस तरह से कि जोलॉजी में 13 मेरा मेरिट था फाइनल लिस्ट में और टोटल 11 सीट्स थी। तो सिर्फ 2 पोजीशंस थे, मैं नॉट रिकमेंड में चला गया था, लेकिन बायोलॉजी में फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। 2015 में ही एसएस बायो का भी मेरा टेस्ट क्लियर था, इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल्ड था, लेकिन फिर मैं इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ, मेरी पोस्टिंग ऑलरेडी हो गई थी लेक्चरर इन बायोलॉजी के तौर पर। तो आइए आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पीपीएससी का सिलेबस बता दें कि पीपीएससी की तैयारी हमने कहाँ से करनी है। एक बार नोट कर लें कहीं पे, पीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। आपने ड्यूरिंग योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बायोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो सारा आपका सिलेबस है। हाँ, अलबत्ता कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता सकता है। जो टेस्ट में अपीयर होते रहे हैं ख़ास तौर पे वो लोग, या जो पास्ट पेपर्स फेसबुक पे आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उनको एनालाइज करके आप कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट ज़रूर कर सकते हैं कि ये इनको एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अदरवाइज़ कोई इसका स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता। जो मेरे तजर्बे के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन जो है जिससे हम असल में बात शुरू करेंगे कि रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो मैंने कुछ दिन पहले ये फेसबुक पे पोस्ट भी की थी कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। उसमें पहले तो ये नोट कर लें कौन सी बुक्स आपने नहीं पढ़नी। मार्केट में भरमार है, कार्बन, डोगर सन्स, भट्टी एंड सन्स, इसी तरह बहुत सारी बुक्स हैं जो कि लेक्चरर गाइड, कोई भी गाइड हो उनकी बुक अगले दिन मार्केट में आ जाती है। तो एक चीज़ नोट कर लें, आपने कभी भी एमसीक्यूज टाइप बुक कभी भी नहीं पढ़नी। एमसीक्यूज बेस्ड बुक आपने नहीं लेनी, अभी नहीं लेनी। अगर आपने एमसीक्यूज बेस्ड कोई भी बुक ले रखी है उसको कहीं शेल्फ में महफूज करके रख दे, वो मैं आपको बताता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो कब निकालनी है। एमसीक्यूज बेस्ड बुक्स जितनी भी हैं, चाहे वो भट्टी एंड सन्स की है, चाहे वो किसी के भी सन की है, वो सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़नी है ये ज़रा नोट कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी आपने शुरू कहाँ से करनी है। ये सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, जो लोग कई साल से प्राइवेट या इधर उधर पढ़ा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा ऑलरेडी हो चुका होता है। तो बुक्स आपने कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले तो आप अपनी एफएससी की दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों टेक्स्ट बुक्स उठा लें और उन टेक्स्ट बुक्स के कंटेंट्स, मैंने एक पोस्ट में भी बताया था कि उनको आपने एज अ स्टैंडर्ड मानना है। सबसे पहले स्टेप 1 आपका क्या है, जो आपके एफएससी के कंटेंट्स हैं उनको आपने एज अ स्टैंडर्ड मानना है। तो जब स्टैंडर्ड मानने की बात आती है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं कहता हूँ एफएससी की बुक्स उठा लें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ एफएससी की बुक्स ही पढ़नी है। जब मैं कहता हूँ एफएससी के कंटेंट्स उठा लें तो आपने उनके कंटेंट्स उठाने हैं। जो सिर्फ कोर्स आउटलाइन है सिर्फ उसकी वो उठानी है। अगर सिर्फ एफएससी की बुक्स को पढ़ेंगे तो फिर गुजारा नहीं होने वाला। एफएससी के जो टॉपिक्स हैं वो स्टैंडर्ड आपने उनको मानना है। अब तरीकाकार क्या होगा पढ़ने का, अपने कोर्स को आप डिफरेंट
कह लें कि ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेजर ग्रुप बनेगा वो एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी का बनेगा फॉर दी पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन बायोलॉजी, और जोलॉजी के लिए सिर्फ एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन बनेगा। फिजियोलॉजी का पोर्शन बना लें, उसमें फर्स्ट ईयर के लास्ट 3 चैप्टर्स और इसी तरह सेकंड ईयर के शुरू से लेके 15, 16, 17, 18, 19 तक ये सारे चैप्टर्स फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं। इनका एक ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप बन जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का। इसमें ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर फर्स्ट ईयर से आप उठा लेंगे, इसी तरह सेकंड ईयर में से जो डीएनए वाला चैप्टर है वो उठा लेंगे, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स वाला चैप्टर आप उठा लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का भी आप इधर ही इंक्लूड कर लें। तो ये आपका एक पूरा ग्रुप बन गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। चाहें तो सेल साइकिल को भी इसी में ऐड कर लें, सेल बायोलॉजी भी साथ हो जाएगी। तो इस तरह आपने डिफरेंट ग्रुप्स बना लेने हैं। ये फिजियोलॉजी का जो ग्रुप है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो ग्रुप है ये ज़रा बड़े ग्रुप्स बनेंगे। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, एवोल्यूशन और इकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, तो ये 4 मेजर ग्रुप्स बनेंगे। अब पढ़ने का तरीका क्या है? फिजियोलॉजी को आपने पहले शुरू किया ना, फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर आप पहले स्टार्ट कर लें। आपने सबसे पहले उसे एफएससी की टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो भी चैप्टर है, एफएससी से वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसी टॉपिक को 2 इंटरनेशनल बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ, दोनों में से कोई एक चूज कर लें आप। एक ही बात है, मैं रिकमेंड करता हूँ जो मैंने पढ़ी हुई है। एक है कैम्बल बायोलॉजी और एक है रेवन एंड जॉनसन। सिल्विया मेडर भी एक सप्लीमेंट्री के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, बट कैम्बल और सिल्विया एंड मेडर का कोई सा भी एडिशन आपको मिल जाए, आपने वो ले लेना है। जो टॉपिक आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का पढ़ रहे हैं उसको आपने इन दोनों में से किसी एक बुक से कंसल्ट जरूर करना है। मैं कैम्बल को प्रेफर करता हूँ। और पढ़ने का तरीका क्या है? आपने सब्जेक्टिव के लिए तो तैयारी करनी नहीं है, पेपर होना है एमसीक्यूज टाइप। आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर से पहले पढ़ रहे हैं, साथ उनके पॉइंट्स लिखने हैं। जब आप उसी को कैम्बल बायोलॉजी से पढ़ेंगे कुछ मजीद पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। मसलन अभी जेन में मेरे कोई टॉपिक आ रहा है, फर्ज करें आपने फिजियोलॉजी में पहले ही एनिमल न्यूट्रिशन या जनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर शुरू किया है, तो प्लांट न्यूट्रिशन से बात शुरू होती है चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर में। तो उसमें मिनरल न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, तो बड़े लेंथी नोट्स लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप हिंट्स लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोसिस, आगे हिंट्स लिख देंगे ड्यू टू भी ना लिखें, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, स्टैंडर्ड ग्रोथ, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। सिर्फ एक 2 अल्फाज की सूरत में आपने हिंट्स लिखने हैं और कोशिश करें एक पेज पे आप जितना मैक्सिमम पॉइंट्स ले सकें ना उतने लें, छोटा छोटा करके लिखें बेशक। ये नहीं है कि आपने एक डायरी पकड़ ली और ये करके पेजेस भरते जा रहे। आप कोशिश करें एक पेज पे मैक्सिमम जितनी आप नोट्स ले सकते हैं ना, सिर्फ पॉइंट्स, क्लोरोसिस, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, इस तरह सिर्फ आपने नोट्स लेने हैं। ये नहीं कि क्लोरोसिस काज्ड बाय मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, टाइम वेस्ट होगा और इसका फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, तो एफएससी का टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर बता रहा हूँ, कैम्बल से या रेवन एंड जॉनसन से या सिल्विया मेडर से वही टॉपिक एज इट इज़ उस बुक से भी आपने कंसल्ट करना है और नोट्स लाजमी लेने हैं। ब्लाइंडली पढ़ेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब नोट्स लेने का क्या फ़ायदा है? एमसीक्यूज बुक्स मैंने क्यों रिकमेंड नहीं की थी? एमसीक्यूज बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो दुनिया जहान के उसने नेट से उठा के बेतरतीब जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो डाले होते हैं। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ के डिप्रेस हो जाते हैं, ये तो मुझे आता ही नहीं, मेरा नॉलेज जो है वो इतना प्रीलिमिनरी है, मैं इतना पीछे हूँ, आप उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो नोट्स आप पॉइंट्स की शक्ल में खुद लेंगे ना, ये एक तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। टेस्ट से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, हफ्ता पहले आप ये पेज पे आपने नोट्स लिए हुए हैं, ये आजमा के देखिएगा। जब आपने अपने हाथ से लिखी होगी ना कोई चीज़, तो पूरा पेज रिवाइज करने में आपको एक एक लफ्ज पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपका जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह एक्ट करेगा। आपकी आंखें उस पेज को स्कैन कर लेंगी, आपको पता होगा इस पेज के किस कोने में मैंने कौन सा जो पॉइंट है वो लिखा है, किस कोने में कौन सी लाइन में मैंने कौन सी बात लिखी है। तो अपने नोट्स को बार बार हर हफ्ते बाद उनको रिवाइज करें। जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना, वो आपके जहन में नक्श होते जाएंगे। इवन मेरे साथ जो होता था, एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठता हूँ, कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मुझे पता होता है
एक ऐसा पेज है, उसके इस कोने में इसका आंसर मौजूद है। अपने नोट्स जो बनाएंगे ना, इनसे बड़ी हेल्प मिलेगी। एमसीक्यू बुक्स का पीछा छोड़ दें, ये सारे पैसे कमाने के इनके कह लें कि चौंचले हैं। और ये जो हमारे ख़ास तौर पर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो बेचारे डेस्परेट होते हैं, गाइड करने वाला कोई नहीं होता, ये इनकी इस डेस्परेशन का फ़ायदा उठाते हैं। धड़ाधड़ बुक्स मार्केट में अब आना शुरू हो गई हैं, कार्बन, भट्टी सन्स और सारे फादर एंड सन्स मिलके ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो एक तो बात हो गई कि टॉपिक्स कौन से आपने फोकस करने हैं। दूसरी बात होगी बुक्स कौन सी आपको चाहिए। एफएससी टेक्स्ट प्लस 1 क्वालिटी इंटरनेशनल बुक, कैम्बल या रेवन एंड जॉनसन। अब यहाँ पे होगा, कुछ सीनियर्स आपको कहेंगे वर्मा की बुक ले लें। कल एक दोस्त, वो भी सीनियर है, मेरे भी सीनियर है, वो डीजे टाइलर की कोई ए लेवल की बुक है, उसको बेस्ट कह रहे थे। तो जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स होंगी ना बायोलॉजी की, उनके कंटेंट्स मोर और लेस सिमिलर होंगे। तो ये परेशान नहीं होना कि आप कोई बुक बता रहे हैं, वो कोई और बुक। आपने एक बुक चूज करनी है, उनमें से कोई भी बुक चूज कर ले। आप इवन खुद डिसाइड कर सकते हैं कंटेंट्स देख के कि कौन सी बेहतर है। मैं ये 2 रिकमेंड करता हूँ। तो ये हर तरह की बुक इकट्ठी करने में आप अपने आप को कंफ्यूज ही करेंगे कि मैंने फॉलो किसको करना है। एक बुक रखें, उसको स्टडी करें, आपके लिए आसानी रहे। इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम है, तो बहरहाल ये तो चलता है। फिर इसके बाद मैंने पोस्ट की थी फेसबुक में, मैंने कहा था डू नॉट स्टडी विदाउट पेन एंड पेपर। असल में मैं जब इस तरह आपकी तरह मैं भी कभी पढ़ा करता था, तो जिस दिन मेरी पेंसिल गुम हो जाती थी, मैं कहता था नहीं आज पढ़ना ही नहीं। बगैर पेन एंड पेपर के पढ़ना जो है इसका कोई फायदा नहीं। तो नोट्स जरूर लेने। इसके बाद एक और बड़ी दुकानदारी अभी शुरू हो गई, इसमें जरूर मैं बात करूंगा। इस दफा ये ज्यादा ट्रेंड है, हालांकि पिछले सालों में ऐसा नहीं था। पता नहीं लॉकडाउन की वजह से सब फ्री बैठे हैं, तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। आपको आज है जी 4000 दे दे, 5000 दे दे, ऑनलाइन तैयारी। मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे ने भी BS ऑनर्स, MSc, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिस बंदे की है ना, अगर वो खुद टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता, तो उसे दुनिया का कोई बंदा भी जो है ना वो तैयारी नहीं करवा सकता। 1.5 महीने में, 2 महीने में मैक्सिमम इतना टाइम मिलता है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 4000, 5000, 6000 में। अच्छा, एक मजे की बात, ये सारे MSc MPhil हैं, BS MPhil हैं। आप उन्हीं टीचर से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अगर वही टीचर्स इंक्लूडिंग मी, अगर आपको 16 साल में आपके सब्जेक्ट पे कमांड नहीं ना आपकी बनवा सके, 16 साल में अगर वो आपकी तैयारी नहीं करवा सके, तो 1.5 महीने में वो आपकी क्या तैयारी करवाएंगे। तो वो आप एक तरह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जाते हैं ऑनलाइन सेशन, लेक्चर अटेंड करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है, आपको बताया जा रहा है जी ये वर्म्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है इनका, ये स्पंजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में हैं। और जो एक MSc MPhil बंदा है ना, वो टेक्स्ट बुक खुद पढ़ सकता है, और जब वो खुद पढ़ेगा उसका फोकस ज़्यादा होगा। तो बजाय इसके कि ये इस तरह से अपना टाइम, अपनी एनर्जी, पैसे की तो चले कोई बात नहीं, 5-6 हज़ार की कोई वुकत नहीं होती, अपना टाइम और एनर्जी इस तरह के ऑनलाइन प्रिपरेशन सेटअप्स पे अपना। मैं बताता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 दफ़ा टेस्ट क्लियर किया है, और कभी मुझे कह लें कि किसी इस तरह के प्रेपरेटरी सेशन की, इवन मैं तो एक लेजी पर्सन हूँ, MSc MPhil के बाद मैंने तो कभी अपने टेस्ट के लिए स्पेशल बैठ के पढ़ा भी नहीं जाता कि बता कहते लो फिर मैं एग्ज़ाम के लिए, तो फोकस ही नहीं बनता। लेकिन उसके पीछे आपकी स्टडी होती है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ना कि ये मैंने पढ़ा हुआ, हर दफ़ा कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना कोई नई चीज़, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने FSC के कंटेंट्स को, FSC के टॉपिक्स को कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, टॉपिक्स को, कंटेंट्स आपने वो वाले जो है ना एज इट इज़ फॉलो नहीं करने उनको। एक इंटरनेशनल बुक कोई भी चूज़ कर लें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। FSC के टॉपिक्स को जब आपने क्लियर कर लिया, एक दफ़ा आप उनसे गो थ्रू हो गए, गो थ्रू होना है, ये नहीं अब ऐसे होते हैं आप जो है ना वो गो थ्रू होकर बैठे हैं, आपने सारे चैप्टर बड़े खंगाल लिए अच्छी तरह। आपका कोई दोस्त आता है, वो आगे था यार ये एक MCQs मैंने कारवान से देखा, इसका आंसर
वो आपको समझ नहीं आ रही होती है उसने क्या उसने स्टेटमेंट बेहुदा सी बना दी। आप कहते हैं लो मेरी तो तैयारी नहीं है। तैयारी आपकी होती है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके पता चलेगा जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे खुद पॉइंट्स लेके। तो कोई दुनिया लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन का जवाब आपको आता हो। नेट से उठा के MCQs अक्सर मुझे भी नहीं आंसर आते होते, हालांकि मेरा कभी कोई टेस्ट नहीं फेल हुआ, मुझे भी नहीं आंसर आते। तो ये आपको उल्टा डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो कोई ऐसा ग्रुप ना ज्वाइन करें जिसमें डेली क्विज आते हो, कोई तैयारी नहीं होनी। कोई व्हाट्सएप ग्रुप ना ज्वाइन करें, वो ये सारी डिस्ट्रैक्शन है। बैठ के किसी कोने में आराम से एक क्या लगे खामोशी के अंदर पुरसकून एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ें, पेंसिल कागज हाथ में रखें। FSC के टॉपिक्स जब आपने क्लियर कर लिए, अब बारी आती है आपकी BSc की जो रिकमेंडेड बुक है ना, मिलर एंड हार्ले। हालांकि इससे अच्छी बुक्स भी हैं। हिकमैन की जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी है वो मिलर एंड हार्ले से कई गुना अच्छी है। लेकिन मिलर एंड हार्ले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी, बाकियों का मुझे नहीं पता, ये फर्स्ट रिकमेंडेड बुक है। तो अक्सर जो भी पेपर सेटर्स होते हैं ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से होते हैं, तो ये इसको समझ लेके प्रेफर करते हैं। तो FSC के टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपने मिलर एंड हार्ले उठानी। मिलर एंड हार्ले में जो सबसे बड़ी एक खतरे की घंटी नजर आती है ना, जो एटलीस्ट मुझे तो आती थी, उसकी जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, पेपर B भी उसे कहते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी 1, एनिमल डाइवर्सिटी 2 के नाम से आपने पढ़े होंगे कुछ कोर्सेज। तो ये जो पार्ट 2 है मिलर एंड हार्ले का, ये एक तलवार, ये कले के बम है नजर आता है। और मैं अपना बताऊं, मेरा कभी कोई टेस्ट ड्रॉप नहीं हुआ, फिर बता रहा हूँ, बार बार बताऊंगा। मैंने कभी पेपर B को या पार्ट 2 जो मिलर हार्ले का ना, उसे कभी बॉदर नहीं किया। मुझे मेरा जीरो इंटरेस्ट है कि मैं इन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन याद करूं, मैं याद रखूं कि काइनोडर्मेटा की कौन कौन सी क्लासेस हैं, किस क्लास के कौन कौन से मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की आगे क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने कभी बॉदर नहीं किया, ना कभी अपने एजुकेशन कैरियर के दौरान, और इवन मैंने अब BS क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कभी ये कोर्स ही नहीं लिया। मैं कहता हूँ कोई और ले ले, क्योंकि इनको याद रखना, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ भी जाती है कि इन क्लास, कुछ लोग कह देते हैं कि यही तो असल ज़ूलॉजी है पार्ट 2। जो लोग कहते हैं ना कि यही असल ज़ूलॉजी है, उन्हें कहने दें। मैंने पार्ट 2 को कभी बॉदर नहीं किया। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें कि जो वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेज हैं, फिशिस से मैमल्स तक, उन चैप्टर्स में से गो थ्रू हो लें। और बाकी चैप्टर्स में, हर चैप्टर के अंदर, सॉरी यूट्यूब की ऑडियंस को मैं बोल रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स में हर चैप्टर के अंदर जो है वो एक टेबल क्लासिफिकेशन का समराइज फॉर्म में दिया होता है, उसमें से हो जाए। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो और कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है इस तरह की चीज़ों में, खुश्क चीज़ों में तो नहीं कहूँगा, मुझे इंटरेस्ट को मैं हर्ट नहीं करूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर में आपको हेल्प कर सकता है, टेबल्स बना लें या फ्लो चार्ट्स। तो मिलर एंड हार्ले का पार्ट 1, जिसमें कुछ इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स आ जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है, एंजाइम से रिलेटेड है, इकोलॉजी का एक आध चैप्टर है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें कुछ आपके जू ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अभी पीछे मैंने आपको 4 मेजर ग्रुप्स बताए थे, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। इसके अलावा कोई ना कोई एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन जू ज्योग्राफी से भी आ जाते हैं। तो अब याद भी नहीं है, MSc में एक कोर्स पढ़ा था कि वो कौन सी क्या होती थी, गोंडवाना लैंड, और ये कौन कौन से रीजन टूटे, इस तरह से ना कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है। वो आपका इससे क्लियर हो जाएगा। ना भी हो, एक आध क्वेश्चन के लिए आप इतना एक पूरा जो कह लें कि कोर्स है, टाइम भी अगर शॉर्ट हो तो वेस्ट ना, अगर टाइम हो तो ज़रूर पढ़ें। आपकी कोशिश होनी चाहिए आपका कोई क्वेश्चन भी ड्रॉप ना हो, तो ज़रूर पढ़ें अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप इन मेजर फील्ड्स पे ज़्यादा फोकस रखें। इसी तरह मिलर एंड हार्ले का जो पार्ट C है, फॉर्म एंड फंक्शन 1 एंड फॉर्म एंड फंक्शन 2 के नाम से कोर्सेज आपने पढ़े होंगे। जिन्होंने BSc की है एनिमल सिस्टम में, उन्होंने पेपर C पढ़ा होगा। सेमेस्टर सिस्टम वालों ने फॉर्म एंड फंक्शन 1 और फॉर्म एंड फंक्शन 2, ये जब आप स्टडी करेंगे तो इनमें से अक्सर टॉपिक्स वही होंगे जो आपने एनिमल फिजियोलॉजी में ऑलरेडी FSC के टॉपिक्स में पढ़े, लेकिन ये ज़रा अपग्रेडेड है, इनको भी गो। और एक बात याद रखें, जब आप मिलर एंड हार्ले को पढ़ रहे होंगे ना, तो आपने कोई लाइन स्किप नहीं करनी। इवन जो डायग्राम्स की, जो टेबल्स की कैप्शन होती है ना, वो भी स्किप नहीं करनी। बड़ी इंफॉर्मेशन होती है उनमें,
और तरीका वही है, नोट्स आपने, पॉइंट्स, हिंट्स, सिर्फ लंबे लंबे नोट्स नहीं, किताबों के ऊपर हाईलाइटर से उनको पीला लाल पीला नहीं करना, लाइनें नहीं लगानी, हाथ से जो चीज़ आपने लिखनी है ना वही आपको याद हो। तो इसके बाद आप मिलर हाले को रिवाइज करें। तो ये छोड़ दें कि कोई आपकी तैयारी महीने में आपको सारा सिलेबस बोल के आपके दिन में डाल देगा, ये नहीं हो सकता। तो आखिर में वही बात मैं कहूँगा कि सारे का सारा डिपेंड करता है ना, वो आपकी सेल्फ स्टडी पे करता है। अपने घर का एक कोना जो है उसको ऑक्यूपाई कर लें, बाकी लोगों का वहाँ पे दाखिला बंद कर दें, बेशक वहाँ पे सुकून में बैठ के पढ़े। मैं जब बीएससी करता था मैं छत पे ले जाता था किताबें, छत पे कबूतर भी उड़ाने और पढ़ना भी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो एक कोना आप ऐसा ऑक्यूपाई करके जहाँ पे आप बैठ के सुकून से फोकस करके पढ़ सकें, और इधर उधर टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करना और क्विज वाले ग्रुप्स जो है ना वो ज्वाइन करना छोड़ दें, इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और कोई बात अगर रह गई हो अभी मेरे जहन से, मैंने बहुत सी बातें, अच्छा ये जूम पे कुछ क्वेश्चन हैं, बुक के नाम राइट करके बता दें। तो बुक्स के नाम एक तो मैंने बताई थी कैम्बल और दूसरी बताई थी रेवन एंड जॉनसन। कोई भी एडिशन आपको मिल वो आप ले सकते हैं। पीएस वर्मा की बुक सजेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, काफ़ी लोग, वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया, काफ़ी लोग पीएस वर्मा की बुक रिकमेंड करेंगे। कल मेरे एक सीनियर दोस्त हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए हैं 2015 में, वो डीजे टाइलर की कोई बुक है ए लेवल्स की, वो रिकमेंड कर रहे थे। लेकिन वही बात कि जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स मिलेंगी ना, तमाम के कंटेंट्स मोर और लेस सिमिलर हैं। और मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की है ना, जो आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक्स हैं, ये तकरीबन कैम्बल बायोलॉजी से कॉपी पेस्ट करके और काट छांट करके बनाई गई हैं। तो मैं कैम्बल रिकमेंड करता हूँ, कोई और रेवन एंड जॉनसन रिकमेंड करता है, कोई पीएस वर्मा। अब आपने खुद फैसला लेना है, कंटेंट्स को देखें, जिसके कंटेंट्स आपको करीब तरीन लगे आप उनमें से कोई एक बुक सेलेक्ट कर लें जो कि आपके मैक्सिमम कंटेंट्स को कवर करती हो, बजाय इधर उधर कंफ्यूज होने के। जितने आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे ना, आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। जब आपने एक बुक सिलेक्ट कर ली, अब उसी को अब आपने फॉलो करना है, कोई सी भी कर लें, सारे कंटेंट्स सेम है, कोई परेशानी की बात नहीं जी। हाँ, आप आगे जनरल नॉलेज की बात। अब जनरल नॉलेज जो है ना, ये भी मेरी डोमेन नहीं है। मैं, आप समझ लें, मुझे सिलेक्शन मेरी होगी, पता नहीं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जीके जनरल नॉलेज जो है ना, मैं कभी कोई किताब नहीं ली, कभी कोई अखबार नहीं पढ़ी। लेकिन हाँ, कुछ दोस्तों ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कोई छोटे साइज़ की कोई बुक्स मिलती हैं, कोई कैप्सूल के नाम से, मार्केट में जाएंगे, क्यों भाई, इम्तियाज शाहिद के कोई कैप्सूल मिलते हैं, मेडिकल स्टोर से नहीं, ये आपको बुक स्टोर से मिलेंगे। उनसे सुना है मैंने कि अच्छी तैयारी हो जाती है। लेकिन एक बात है, अगर आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप हो ना, मैं अपना आपको बताता हूँ, मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता तो ना, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट रह गए हैं जूम के, तो जल्दी इसको समराइज करता हूँ। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पेपर मेरे सामने आता था ना, तो मैं तरीका क्या था, मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन जो है ना वो आप समझ लें फिल करता था सर्कल, जिनके मुझे श्योर होते थे आंसर्स। जो मुझे नहीं आते थे, उनमें ज़रा सी भी कन्फ्यूजन होती थी ना, उन पर मैं सोचने पे टाइम ज़ाया नहीं करता था। ये भी बड़ा ट्रिक है, आपको जो क्वेश्चन का आंसर श्योर है ना, फिल करें। अगले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, उसके कोने पे जो क्वेश्चन शीट होती है थोड़ा सा डॉट लगा लें, ज़्यादा मार्क करने की इजाज़त भी नहीं होती, छोटा सा डॉट जो सिर्फ आपको नज़र आ सके, वहाँ सोचने पे टाइम ज़ाया अभी ना करें, नेक्स्ट चले जाएँ। क्वेश्चन आता है फ़ौरन निशान लगाएं, नेक्स्ट चले जाएँ, नहीं आता फ़ौरन छोड़े, नेक्स्ट चले जाएँ। कभी एक बार आप सोचने में इतना टाइम ज़ाया कर देंगे, आखिर पे अगले क्वेश्चन सारे ऐसे जो आपको कन्फर्म होंगे वो टाइम शॉर्टेज की वजह से रह जाएंगे। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी दफ़ा भी टेस्ट दिया ना, तकरीबन 70 to 80 के दरमियान में मैं जब आखिर पे काउंट करता था ना, मेरे जो श्योर क्वेश्चन थे उनको सिर्फ मैं लगाता जाता था, आखिर में 7 to 80 क्वेश्चन वो बन जाते थे। पीछे 20 से 25 क्वेश्चन बचते थे जिनमें मुझे कन्फ्यूजन थी। फिर मैं टाइम बहुत होता था, तकरीबन मैं आधे पौने घंटे में बाकी सवा घंटा सोचने पे लगा देता उन 25 क्वेश्चन पे, जिन पे मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती थी वो मैं पहले उनको देखता था,
आखिर में कोई 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता ना, वो जीके के भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। उनको अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, उनको मैं अक्सर छोड़ ही आता था, मैं अटैम्प्ट ही नहीं करता था नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो जीके के इम्तियाज़ शाहिद के कोई कैप्सूल मिलते हैं, वो आप लेके पढ़ सकते हैं। मुझे तो जीके, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मुझे तो इंटरव्यू में जनरल नॉलेज के ऐसे ऐसे बचकाना सवाल पूछे गए जो मुझे नहीं आते थे, फिर भी मेरी सिलेक्शन होगी। एक में मैं 13वें नंबर पे आके फॉल किया और बायोलॉजी में मेरी सिलेक्शन होगी। जोलॉजी में 11 जीते थी, मेरा 13वां नंबर था। तो मुझसे पूछते हैं जी कोई अलामा इकबाल का जो मज़ार है ना, वो जिस पार्क में, पार्क का नाम बता दे। तो अब जीके में तो वो पता नहीं दुनिया जहान की सार्क के ममालक, कोई बड़ी नहरें, छोटी नहरें, दरिया कौन सा कहाँ से गुजर, मुझे तो यही नहीं पता था कि अल्लामा इकबाल का पार्क जो है ना, मज़ार जिस पार्क में, उसका नाम क्या है। तो जीके के लिए बेहतर है आप कोई और गाइड पकड़ें, लेकिन पहले सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाएं। जब आपकी ग्रिप बने ना, फिर जीके का सोचें। 20 नंबर है, कोई मसला ही नहीं। उनमें से 20 में से 5-10 तो कोई आपको आते भी होंगे। आप अगर इन 80 में से 60-70 मार्क्स ले लें तो 55 या 60, 50 to 60 के गिर्द लास्ट मेरिट होता है जितने भी इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट को फोकस करें। जीके के लिए फिलहाल आप तसल्ली रखें, सब्जेक्ट को रिवाइज कर लें। टाइम मेरा ख्याल है अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में या सितंबर के लास्ट, सितंबर में कम चांसेस है, अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में टेस्ट हो जाना है। आप अपनी सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाएं। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है ना, ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक उनको फेसबुक पे डिफरेंट जो गाइड, उनको डिस्पर्स करेंगे, कोई इधर को भेज देगा, कोई इधर को भेज देगा। आपने पहले तो फैसला करना है, किसी एक गाइड को पकड़ लें, मुझे ना पकड़े किसी और को पकड़ लें, अपनी एक सिमत जो है ना वो मुतय्यन कर लें। इधर उधर की बुक्स, ये अच्छी है ये पढ़ लूँ, नहीं आज ये नहीं ये पढ़ लूँ, एक बुक सिलेक्ट कर लें, उसको पढ़ें। तो मजीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग, नया सेशन आपके लिए मैं कोई रख लूँगा। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या फेसबुक की जो मेरी पोस्ट है उसी के कमेंट से पूछ लें, या जैसे भी आपको मुनासिब लगे। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर कोई आपको कोई बात अच्छी लगी हो। तो सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।